हुई है भाजपा बिहार से। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में घबराने के लिए कोई बहुत शोध करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से चुनाव जीतने का प्रयास करती है उसके कोई भी हथियार बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। पहला उसका हथियार होता है ध्रुवीकरण, जो बिहार में जब से बिहार राज्य अस्तित्व में है और जब से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही तब से वो कामयाब नहीं हो पाए और आज तक एक मजबूत लीडरशिप, एक संगठन, मजबूत संगठन नहीं पैदा कर पाए हो। तरीका केवल नहीं है ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसको बिहार राज्य के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा उनका नारा रहता है छद्म राष्ट्रवाद, वो भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे लोग चाहते हैं कि अगर आप सरकार में हैं तो आप काम करते हुए दिखाई पड़िए। काम तो करते हुए नहीं, आप उस सरकार के कामकाज पे कोई आप बहस नहीं करेंगे, वो भी आपका हथियार काम नहीं कर रहा है। और ये दो प्रमुख हथियार हैं उनके, जिसकी वजह से वो किसी भी राज्य में घुसने का प्रयास करते हैं। बिहार राज्य के लोगों ने कभी इन दोनों तरीकों के माध्यम से बीजेपी के साथ एकजुट होने के लिए तैयार नहीं हुए और तथ्यहीन बात करने में माहिर है। अभी आपने सुधांशु जी का एक भाषण सुनवाया जिसमें वो गिनवा रहे थे कि सऊदी अरब में कहाँ वक्फ है, फलाने राज्य में कहाँ वक्फ, मिस्र, इजिप्ट में कहाँ वक्फ है। मतलब आप तथ्यहीन बातें करेंगे। लगभग 35,000 संपत्तियां सऊदी अरब में वक्फ रूप में पंजीकृत है। यह सरकारी अभिलेख है। और आप कह रहे वक्फ किसी देश की परंपरा नहीं है, वो इस्लामी जीवन शैली की परंपरा है कि हम अपनी संपत्ति खुदा के नाम पर दान कर सकते हैं या दान करना चाहिए। यह किनके लिए होगा? जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, मजलूम हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक संसाधनहीन हैं, उनको मदद करने के लिए। ये उनकी जीवन शैली में शामिल है। तो दुनिया का वो कोई भी देश या दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम में आस्था रखता है वो वक्फ करेगा या नहीं करेगा? ये सवाल कैसे पड़ सकता? इजिप्ट की यरूशलेम में जो सबसे पुरानी मस्जिद है वो वक्फ की संपत्ति पे बनी हुई है। किसी ने किसी को बेचा नहीं है, किसी सल्तनत ने किसी सल्तनत को दिया नहीं है। एक इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसको वक्फ किया और वहां सबसे पुरानी मस्जिद है। हजारों की संख्या में इजिप्ट में, मिस्र में वक्फ की संपत्तियां पंजीकृत हैं। ऐसे धड़ाधड़ बोल रहे हैं कि पूरा इतिहास सुधांशु जी पढ़ करके आए हैं कि कोई उस पर आपत्ति न करे। तो आप सवाल ये कि और जो बात आप कहना चाहते हैं वो चलती नहीं है। नमाजवाद को लेकर के या अल्पसंख्यकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हमला कोई नया नहीं है। लेकिन अगर समाजवाद पर आपको इतनी ही आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से अपने आप को अलग कर ले, कहे कि नहीं हम इस दोनों शब्दों को हटाते हैं। अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े आइडियोलॉग अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों से अपनी दूरी बना ले। कितनी बार उन्होंने कहा है कि गांधीवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बल पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। आप उससे अलग कर लीजिए और कह दे, भारतीय जनता पार्टी लिखित रूप से दे दे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में मेरी कोई आस्था नहीं है, निर्वाचन आयोग को देख ले। तो केवल पाखंड रच करके अगर आप चाहते हैं कि एक विमर्श पैदा करें और सरकार की विफलताओं पे लोग सवाल न उठावें, यह कोशिश है। बिहार में यह आपने बात कही कि यह प्रयास जो आज मतदाता सूची को अद्यतन करने की कोशिश की जा रही है वह तो बहुत पहले शुरू की जा सकती थी, बिल्कुल की जा सकती थी। जब आपको मतदाता सूची अद्यतन करना होता तब नहीं प्रयास करते आप। जब जो लोग मतदाता सूची से वंचित रह गए हैं शामिल होने से, उनको मतदाता सूची में शामिल करने का अगर आपका मंतव्य होता तब यह प्रयास साल पहले या 2 साल पहले करते। कोशिश इस बात की नहीं है। कोशिश इस बात की है कि अधिकाधिक उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर कैसे कर दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। 2003 के बाद क्या कोई पहला चुनाव हो रहा है क्या? 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ, 2000 फिर विधानसभा के चुनाव हुए। तब तो आपको चिंता नहीं हुई क्या? अब तक जो चुनाव होते रहे हैं वो सब गैरवाजिब में, गैर कानूनी हुए हैं। उन चुनावों के आधार पर बने हुए जो सरकारें हैं उनको आप संविधान सम्मत नहीं मानते। दूसरी चीज कि निर्वाचन आयोग का मैंडेट क्या? नागरिकता स्थापित करना में निर्वाचन आयोग का मैंडेट नहीं है। निर्वाचन आयोग का काम यह है कि उस राज्य में जो व्यक्ति रह रहा है उसमें अगर 18 साल की उम्र उसने पूरी कर ली है तो उसका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए।
एक प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आप 18 साल की उम्र आपने पूरी कर ली है, आप घुसपैठिए हैं, यह आप निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। उन घुसपैठियों की पहचान करके उनको राज्य से बाहर करना, ये भी सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। तो यह काम निर्वाचन आयोग क्यों कर रहा है? आप ऐसे ऐसे आधारों पर मतदाता सूची अद्यतन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो आपके मैंडेट में ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है? केवल इसीलिए कि आप मतदाता सूची से अपने समर्थकों को ही मतदाता सूची में रखना चाहते हैं, आप सभी को मतदाता सूची में नहीं रखना चाहते। अमलेंदु उपाध्याय जी एडिटर हैं, ये कहें कि इस प्रोग्राम में वही लोग भाग लेंगे जो गणित से और स्टैटिस्टिक्स से एमएससी हैं, तो ये राजनीतिक व्याख्याओं में लोग राजनीतिक विश्लेषण करने वालों को थोड़ा शामिल करना चाहते हैं, ये लोगों को हटाना चाहते हैं। जिनकी राजनीतिक समझ है वो बात करेगा अपनी। अगर निर्वाचन आयोग ही इन आधारों पर अपनी बात करने लगेगा तो निश्चित रूप से है कि मतदाता सूची को अद्यतन नहीं करना चाहता, वो चुनाव को प्रभावित करना चाहता। और दूसरी चीज, बिहार में निश्चित रूप से आप तमाम आंकड़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिहार की साक्षरता का दर क्या है? नीचे, संभवतः सबसे नीचे है या एक स्थान ऊपर होगा। बिहार वो राज्य है जहां पलायन या विस्थापन का दर देश में सर्वाधिक है, और वो जो लोग विस्थापन करते हैं वो कोई उत्तर प्रदेश और झारखंड या पश्चिम बंगाल में नहीं जाते, सुदूरवर्ती राज्यों में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, तमिलनाडु केरल में जाते हैं, दूर दूर तक के राज्यों में जाते हैं। और यह विस्थापन कितना है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा, जिससे खासतौर से विशेष रूप से छठ का त्यौहार होता है जब बिहार में, तो इस देश के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर लगने वाली भीड़ कितनी होती है जो अपने राज्य में उस त्यौहार को मनाने जाना चाहते हैं। तो विस्थापन में राज्य सबसे अधिक है। बाढ़ से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। लगभग 70% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार के कारण, बाढ़ के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। तो जो लोग इतने बड़े बड़े विस्थापन, बड़े बड़े समय पर अपना घर द्वार छोड़कर उनको भागना पड़ना पड़ता हो कई बार, वो अपने अभिलेख कहाँ से रखेंगे? दूसरी चीज, आप जाति प्रमाण पत्र मांगने वाले कौन होते हैं? जाति प्रमाण पत्र तो कभी नहीं मांगा गया। आप करें कि नहीं, आपने जो सूची जारी की है उसमें जाति प्रमाण पत्र का भी आपने उल्लेख किया है। और जो दो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स माने जाते रहे अब तक, एक आधार और दूसरा राशन कार्ड, उन दोनों को आपने बाहर कर दिया। एक बहुत प्राचीन, बहुत ही स्थापित डॉक्यूमेंट लोगों के पास राशन कार्ड का रहा, आप उसको नहीं मान रहे हैं। तो यह मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया में, वंचित मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश नहीं है। यह केवल उन लोगों की पहचान करने की कोशिश है कि कौन से ऐसे मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है जी। वह सामाजिक सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा जो पाखंड रचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है। सवाल इस बात का है कि वक्फ एक परंपरा, वक्फ के बारे में, वक्फ का कानून संविधान से पारित है, एक संविधान का अंग है वो। आप उसमें संशोधन करने की बात ला रहे हैं, संशोधन कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देश उससे सहमत होगा नहीं सहमत होगा, लेकिन आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? एक ऐसी परंपरा है जो सालों साल से चलती चली आ रही है, उससे आप कैसे इनकार कर देंगे? और जो लोग वक्फ में आस्था रखते हैं उनके ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की टिप्पणी करने के लिए बाध्य है, वह उसके राजनीति का हिस्सा है जी। और हर चीज में, किसी चीज के लिए भी सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर आपको इनमें, आप साफ साफ कह दीजिए आप। और अगर आरएसएस के लोग, अगर हसबोले साहब चाहते हैं कि दोनों शब्द हटा दिए जाए, तो उससे बहस क्यों कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, सरकार को चलाने वाले लोग आपके अनुयायी हैं, उनसे कहिए कि इसमें संशोधन करते। विमर्श में चीजों को लेना चाहते हैं केवल ध्रुवीकरण के लिए, केवल उन सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। ये कोई भी तरकीब, कम से कम बेचैनी बीजेपी की है कि कोई भी तरकीब बिहार में काम नहीं कर रही है, या बिहार के साथ साथ या बिहार के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी तरकीबें काम नहीं कर रही। इसलिए इस तरह का विमर्श पैदा किया जा रहा है। और दुर्भाग्य केवल यह है कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्था भी उस एजेंडे पर काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का इस कदर दुरुपयोग निश्चित रूप से हम इस देश के पक्ष में और इस देश के लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है।
जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संविधान की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे राजनीति की। अब निर्वाचन आयोग की गतिविधियां पारदर्शी, तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं दिखाई पड़ती। मैं नहीं कहता कोई उसमें बेईमानी की, लेकिन सवाल है कि विपक्ष जो सवाल पैदा कर रहा है, जो जो चीजें पूछ रहा है, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की है। महाराष्ट्र में अगर मतदाता सूची को लेकर के सवाल पैदा किए गए हैं, तो उनकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए निर्वाचन आयोग को। अगर कांग्रेस कर रही है कि मशीन के द्वारा पढ़ी जाने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए, क्या दिक्कत है आपको भाई? अब उपलब्ध कर दीजिए उनको। तकनीक का जमाना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई उसकी प्रिंटिंग करवानी है। आप ले लीजिए इसे, आप उसको कंप्यूटर पर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो कुछ न कुछ तो पर्देदारी है, संदेह पैदा होगा। और इनसे आपकी इन गतिविधियों से कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि सरकारों की संवैधानिकता पर सवाल पैदा हो रहा है। सरकारें जनता की वोट से बनी है कि छल प्रपंच से बनी है? और ऐसी सरकारों को लेकर के लोगों के मन में किस तरह के संदेह पैदा होंगे? किसको मजबूत कर रहे हैं आप? बिहार में जो कुछ भी कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोग प्रभावित होंगे, किस वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। अगर आप लोगों से अब जन्म स्थान का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो शायद कोई ऐसा बचे जो इससे प्रभावित ना हो। कोई नहीं अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दे सकता। इसको आपने अधिकृत किया है जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देने के लिए। 1987 के पहले पैदा हुए लोग, या मैं कहता हूं 1987 के बाद भी किसके पास जन्मस्थान का प्रमाण पत्र है? इस देश में और बिहार में भी संस्थागत प्रसव की व्यवस्था कब से की गई? और क्या 100% लागू है किसी भी राज्य में? वो जन्म तिथि के बारे में तो तभी एक बार संभावना बन सकती है, जन्म स्थान के बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। और जन्म तिथि के लिए भी लोग प्रमाण पत्र दे ही हैं। बिना प्रमाण के तो कोई अभिलेख नहीं बनता। और खासतौर से लोग अगर वो शिक्षित हैं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, और नहीं तो शपथ पत्र के आधार पर जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वहां से लेकर के आते हैं। लेकिन कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो जन्म स्थान के बारे में प्रमाणित करे। जो प्राविधान ही देश में नहीं रहा। आप 11 साल से हैं, आपने इसको लागू नहीं कर पाए आप कि नहीं 100% जन्म स्थान के बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और आप अचानक से नियम लागू कर दें, तो ये व्यवस्था चुनाव को सामान्य बनाने की तो नहीं है। ये निश्चित रूप से मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाने की कोशिश है ये। और इसे निश्चित रूप से जो दलित है, पिछड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, खासतौर से ग्रामीण लोग हैं, 70% जनसंख्या बिहार की ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में कहां से लोग अपना रख रखाव लेकर के आए जन्म स्थान का प्रमाण पत्र? कौन दे देगा उनको? और क्या आपने पूरे राज्य में पिछले वर्षों में पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से सबको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए कोई अभियान चलाया है? राज्य में चला कहीं? तो नई बात क्यों आप लेके आना चाहते हो? दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि अपने माता पिता को का भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। संविधान के किस क्षेत्र के तहत जो व्यक्ति बिना माता पिता के जो लावारिस पाया गया है, क्या उसको मताधिकार से वंचित कर देंगे? जो अनाथालयों में पला है उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? कहां से लेकर के आएगा वो अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र? और किस कानून के तहत आप उसको मतदाता सूची में नहीं रखेंगे? जी। जो व्यक्ति अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, उसको प्रमाण पत्र कहां से लेकर के आएगा? और किस कानून के तहत आप उनको मताधिकार से वंचित कर देंगे? सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यह है कि वह कोई भी व्यक्ति जो मताधिकार मत देने के लिए उम्र अपनी पूरी कर लिया हो, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, योग्यता के नाम पर आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आप कहते हैं जमीन का कागज होना चाहिए। भूमिहीनों की संख्या कितनी है बिहार में? उन राज्यों में शामिल है जहां भूमिहीनों की संख्या सर्वाधिक है। 1 इंच जमीन लोगों के पास नहीं है। और चूंकि भूमिहीन सर्वाधिक है, इसलिए पलायन भी उनके यहां बहुत ज्यादा है। वो कहां से लेकर के चले आएंगे? तो भूमि का अभिलेख है नहीं, पलायन जबरदस्त है, शिक्षा की दर बहुत कम है,
जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कोई अभियान आपने पूरे राज्य में कभी शुरू नहीं किया, और आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं आप जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए। जन्म प्रमाण पत्र से नहीं, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए, और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र अच्छा से अच्छा व्यक्ति नहीं दे सकता। हेमंत जी बिहार के राज्य में पैदा हुए हैं, ये अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, कहां से ले, कौन देगा? जन्म पैदा होने की तिथि तो बता सकते हैं, जन्म स्थान कहां से लाएंगे? कौन देगा भाई? कौन देता रहा है? ये 1987 के पहले पैदा हुए। एक अजीब तरह का प्रावधान आप लेकर के चले आए। 8 करोड़ मतदाताओं में से कुछ लोगों को ही आप मतदाता सूची में रखना चाहते हैं, तो कभी आप मतदाताओं की संख्या बढ़ा दीजिए। और आज तक क्या निर्वाचन आयोग इस बात का जवाब दे सका कि मतदान खत्म होने के 2 दिन बाद आप सांख्यिकी देंगे, डेटा देंगे कि कितने लोग मतदान किए? डिजिटल इंडिया की बात आप करते हैं, तकनीक की बात आप करते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात आप करते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात आप करते हैं, और 2 दिन में आप गिनती कराएंगे। और वह मतदान प्रक्रिया जो हर 2 घंटे मतदान का प्रतिशत देती है, उसके बाद भी आप 2 दिन के बाद, और जब आप अंतिम मतदान प्रतिशत का आंकड़ा देंगे तो बढ़ा के दे देंगे आप जी। किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? तो मतदान की प्रक्रिया को, मतदान की पूरे चुनाव की स्थिति को लेकर के इस तरह का संदेह करना, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी से किसी भी तरह का संदेह लोगों के मन में नहीं। ये पहले चरण में मतदाता सूची के अद्यतन करने का जो पहला आदेश है, उसी से लोगों को मन में संदेह पैदा होने लगा कि क्यों आप करना चाहते हैं। और ठीक चुनाव के मौके पर गोया कि एक चुनी हुई सरकार नहीं, मतदाता सूची से अपने मनोनुकूल लोगों को आप मतदाता सूची में शामिल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। यह आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो इस आरोप से सरकार बच नहीं सकती, और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर जो उंगलियां उठ रही हैं उससे निर्वाचन आयोग को भी बच नहीं पाएगा। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ अभी बाकी है, और बिहार चुनाव से पहले और क्या क्या देखना होगा। क्या हेमंत कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि